नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का सुझाव दिया है। कमेटी सभी पीड़ितों का पक्ष सुनने के बाद अपनी सिफारिशें देगी। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे संवाददाता असीम मनचंदा। 20 तारीख को जंतर मंतर पे हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया था। पुलिस के ऊपर पैलेट गन चलाने का भी आरोप है, तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं की सुनवाई की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये मामला अलग अलग राज्यों का है, इसके अंदर बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कई राज्यों का ये मामला है, तो इसको देख करके हमें लगता है कि एक कमेटी बनाए जाने की जरूरत है जो इस पूरे मामले की जांच करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस कमेटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, सीबीआई के रिटायर्ड अधिकारी और पुलिस के अधिकारी शामिल होंगे। ये कमेटी सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठक करेगी, उनको अपनी बात रखने का मौका देगी और उसके बाद कमेटी अपनी सिफारिशों को सौंपेगी और उन सिफारिशों के रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हालांकि क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो हम चाहते हैं कि पहले स्टेक होल्डर्स अपने सुझाव हमको दें और उसके बाद ही हम इस कमेटी का गठन करें। तो सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इस कमेटी के गठन की घोषणा कर सकता है। वहीं सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर देरी कर रही है और हमारे साथ गेम खेल रही है। सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि छात्र को, युवाओं को प्रोटेक्शन हो, उनके खिलाफ जो एफआईआर्स हुए पूरे देश भर में उसको हटाया जाए, विड्रॉ किया जाए, क्वॉश किए जाए। पेटिशनर्स के साइड भी जो है वो भी चाहते हैं ये हो, लेकिन सरकार का मंशा ये नहीं है। सरकार डिले कर रही है, सरकार डिले गेम्स खेल रही है हमारे साथ। ये छात्र बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जुलाई 25 को सरकार ने पूरे देश भर के सामने कमिटमेंट दिया। अगर कमिटमेंट दिया है तो उसको ऑनर करना पड़ेगा। झारखंड में छात्रों के आंदोलन के सामने हेमंत सोरेन सरकार झुक गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी 14, जेएसएससी, सीजीएल की परीक्षा को रद्द कर दिया। इसके अलावा जेपीएससी 11 से 13 की जांच करने का फैसला भी किया है। इन परीक्षाओं के प्रकाशित रिजल्ट भी रद्द होंगे। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार ने टीडीपीएल के जरिए हुई सभी भर्तियां और परीक्षाएं रद्द होंगी। इसके बाद छात्र आंदोलन का चेहरा देवेंद्र महतो ने अपना अनशन तोड़ दिया। हालांकि छात्रों का कहना है कि पहले चरण की जो भी मांगे थी वो सरकार ने मान लिया है, लेकिन आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सीबीआई जांच की मांग और भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम नहीं मिलता है। वहीं सरकार के सामने अब दोहरी मुसीबत इसीलिए भी खड़ी हो गई है कि वो लोग भी धरने पर बैठ गए हैं जिनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई है। जेपीएससी, जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का जो शुरुआत हम लोग किए हैं, इसका प्रथम चरण का यह जीत है। प्रथम चरण हम लोग का सफल हुआ, लेकिन संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा। अब हम लोग का द्वितीय चरण का शुरुआत होगी। हम लोग चाहते हैं एक ऐसा रिफॉर्म, एक ऐसा भर्ती परीक्षा व्यवस्था जो पूरी तरीके से जवाबदेही हो, निष्पक्ष हो, और ये गारंटी देना पड़ेगा कि फ्यूचर में पेपर लीक और धांधली नहीं होगा। 2036 ओलंपिक के लिए भारत ने कमर कस ली है। देश भर में टैलेंट हंट के जरिए नई खेल प्रतिभाओं की तलाश होगी। पीएम मोदी का विजन है भारत को खेलों की नई ताकत बनाना। तो मिशन ओलंपिक 2036 कैसे होगा पूरा, कैसी होगी तैयारी, देखिए शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। सरकार ने मेटा को बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट पर कड़ी कार्रवाई और दोबारा पोस्टिंग रोकने के लिए फिल्टर मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार मेटा के साथ इंस्टाग्राम एल्गोरिदम, कंटेंट प्रमोशन पर भी चर्चा कर रही है। पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। आईटी मंत्रालय और मेटा के अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है और इस बैठक के बाद आईटी मंत्रालय ने मेटा को चेतावनी दी है कि बाल यौन शोषण सामग्री मामले में कंपनी को किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। कंपनी के पास किसी भी तरह का कोई सेफ हार्बर नहीं होगा। कंपनी को अपने फिल्टर्स मजबूत करने पड़ेंगे ताकि बाल यौन शोषण सामग्री कंपनी के प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाई जा सके। इतना ही नहीं, कंपनी को कहा है कि आपको भारत के कल्चर का ध्यान भी रखना पड़ेगा। आपको पेड कंटेंट के ऊपर भी
एल्गोरिदम का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपना एल्गोरिदम में बदलाव भी करने पड़ेंगे। हालांकि मेटा ने आश्वासन दिया कि कंपनी ये एल्गोरिदम के अंदर बदलाव करेगी, लेकिन सरकार का कहना है कि हम आपके ऊपर नजर रखेंगे और हमारा उद्देश्य आपको किसी भी तरह का कोई सेंसरशिप करना नहीं है, लेकिन हम अब चाहते हैं कि जो कंपनी है वो भारत के कानून और भारत के कल्चर को रिस्पेक्ट करे और उसी के हिसाब से कंपनी को आगे चलना होगा। चलिए अब आपको बता दें, देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार एफडीआई नियमों में ढील देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है। इस एक्सक्लूसिव खबर की पूरी डिटेल बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ऐलान किया कि हमें फॉर्च्यून 500 में 550 कंपनी भारत की जानी चाहिए, अर्थव्यवस्था की रफ्तार किस ऊंचाई पर जानी है, तो उन सबको एक बड़े पिक्चर से देखें तो सरकार इस तरफ कदम भी बढ़ा रही होगी। सिर्फ ये ऐलान भर नहीं रहने वाला, तो इस तरफ एक बड़ा कदम ये बढ़ने जा रहा है कि विदेशी निवेश की शर्तों को सरकार आसान करने जा रही है, खासतौर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर के एफडीआई की शर्तों को। इसमें 2 कदम सरकार उठाने जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं। पहला तो ये कि जो अभी कंपनियां होती हैं, इसमें जो विदेशी निवेश लाती हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि कोई पेरेंट कंपनी ने विदेशी निवेश ले आया, लेकिन जब वही कंपनी अपने सब्सिडरी के जरिए निवेश नीचे कर रही होती है तो दोबारा सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। यानी पेरेंट कंपनी को एक बार लेनी पड़ती है, फिर सब्सिडरी यानी डाउन स्ट्रीम कंपनी में निवेश करने पर दोबारा मंजूरी लेनी पड़ती है। तो मंजूरी लेने में समय काफ़ी लंबा लगता है, विदेशी निवेश आने में लंबा वक्त लगता है, एक तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं रह जाता है। तो सूत्र बता रहे हैं कि अब सरकार इस जरूरत की शर्त जो है उसको खत्म करने जा रही है। प्रस्ताव ये रखा गया है कि अगर पेरेंट कंपनी ने एफडीआई की मंजूरी ले ली है, उसी एफडीआई की रकम में से कुछ रकम उसी सेक्टर में सब्सिडियरी कंपनी के जरिए निवेश करना चाहती है, तो सरकार से दोबारा मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे क्या होगा कि पेरेंट कंपनी को बड़ी राहत मिलेगी, वो अपने मनमाफिक सब्सिडियरी कंपनी में डाउन स्ट्रीम में जाकर के एफडीआई कर सकेगी, निवेश कर सकेगी। इससे विदेशी निवेश ज्यादा आएगा, जल्दी आएगा। एक और प्रस्ताव है जिसको मंजूरी मिलने की संभावना है, वो ये है कि अभी 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एफडीआई के प्रस्ताव होते हैं तो उसको संबंधित मंत्रालय मंजूरी देता है, फिर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप मंजूरी देता है और फिर ये जाके कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास जाता है। तो इसमें 1 साल से ज्यादा का वक्त कई बार लग जाता है, एफडीआई के प्रस्ताव लंबे खिंचते चले जाते हैं। तो सरकार इस 5,000 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ा करके 15,000 करोड़ रुपए करने जा रही है। यानी 15,000 करोड़ रुपए तक के एफडीआई आएंगे तो उस एफडीआई के प्रस्ताव को आपको कैबिनेट से मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, संबंधित मंत्रालय ही उसे मंजूरी दे देगा। इससे माना जा रहा है कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था के एक तस्वीर बढ़ रही है, इकोनॉमी का स्केल बढ़ जा रहा है, विदेशी निवेश की ज्यादा जरूरत है, तो ये नियम जो है इस तरफ ज्यादा मददगार साबित होंगे। और प्रस्ताव कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार हो गया है, बहुत जल्द कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना है। गुजरात में सीएनजी वाहन चलाने वालों को महंगाई का झटका लगा है। गुजरात गैस ने सीएनजी के दाम 3 रुपए 75 पैसे प्रति किलो बढ़ाकर 88 रुपए 76 पैसे प्रति किलो कर दिए हैं। नई दरें आज से लागू हो गई है। कीमत में बढ़ोतरी का असर गुजरात में रोजाना सीएनजी भरवाने वाले लाखों वाहन चालकों पर पड़ने वाला है। गैस की खरीद लागत में हुई भारी बढ़ोतरी को देखते हुए सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। जीएसटी को लेकर जारी असमंजस का असर अब इसबगोल के कारोबार पर भी दिखाई दे रहा है। गुजरात की ऊंझा मंडी में इसबगोल की नीलामी रुक गई है, जिससे करीब 5,000 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार ठप हो गया है। आखिर जीएसटी को लेकर क्या है ये पूरा विवाद? इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने इसबगोल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के डायरेक्टर अश्विन नायक से खास बातचीत की। अश्विन भाई नायक से बात करते हैं। सर बताइए कि आखिरकार इसबगोल का इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो व्यापार अभी क्यों रुका हुआ है? नमस्कार सर, जैसा आप जानते हैं इसबगोल इंडस्ट्रीज करीबन 5,000 करोड़ की इंडस्ट्रीज है। जीएसटी इसके ऊपर सीड्स के ऊपर जो फार्मर सीड्स लेके आते हैं उसके ऊपर जो लगता है 5% जीएसटी, वो एक्सपोर्टर्स यानी कि जो प्रोसेसर्स है उनका लिक्विडिटी क्रंच से खड़ा होता है उसके कारण, क्योंकि अल्टीमेटली वो रिफंड ही मिलता है। तो उस वजह से हम लोगों ने गवर्नमेंट में इसको एक वर्ड गवर्नमेंट ने जो काउंसिल के अंदर जब इसका टैक्सेशन फिक्स किया तब रखा था, उसका क्लैरिफिकेशन मांगा था और वो हमको इधर गुजरात एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के माध्यम से वो क्लैरिफिकेशन मिला, वो पॉजिटिव मिला और 2-1 महीना हमारा इधर से जो बिलिंग हुआ वो भी 0% में हुआ। लेकिन जो नजदीकी स्टेट है राजस्थान, वहां जो व्यापारी और फार्मर थे उनको लगा कि जो गुजरात का एडवांस रूलिंग है वो हमको लागू नहीं होता है। राजस्थान में जो एडवांस रूलिंग फाइल किया
उसमें उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया वो हमारे क्लैरिफिकेशन से पूरी तरह से अलग था। तो दोनों साइड के जो व्यापारी है वो असमंजस में पड़ गए और अभी पिछले करीबन 3 वीक से 20 से 25 दिन से सभी मंडियों में व्यापार बंद हो गया है। जो कमीशन एजेंट है, जो फार्मर का काम करने वाले कमीशन एजेंट है, वो लोग अभी माल बेच नहीं रहे। ऊंझा मंडी जो सबसे बड़ी मंडी एशिया की, वहां जो ऑक्शन होती है वो बंद है। ये दुविधा दूर करने के लिए हम लोग ने इधर वापस हमारे जो एपीएमसी के चेयरमैन है दिनेश भाई पटेल, उनके माध्यम से गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, जीएसटी कमिश्नर सबको मिलके एक रिप्रेजेंटेशन दिल्ली जीएसटी काउंसिल को भेजने के लिए दिया है। अब एक नजर आज के आवाज अड्डा टॉपिक पर। आवाज अड्डा में हम आज बीजेपी की नई टीम पर चर्चा कर रहे हैं। टीम नवीन क्या है ड्रीम? जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। क्रूड के भाव में एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिला है। एक दिन में कच्चा तेल करीब 3% चढ़ गया। यूएस ईरान तनाव बढ़ने से सप्लाई को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। ब्रेंट क्रूड $91 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। आगे कैसे दिख रहा है क्रूड का आउटलुक, बता रही है मनीषा गुप्ता। जी हाँ, फिलहाल तो ऐसा ही लगता है क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से लगातार कच्चे तेल के भावों में तेजी देखने को मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत की बात की जाए तो यहाँ पर बढ़त के साथ ही कारोबार है। तो ये तीसरा ऐसा हफ्ता है जब हमने कच्चे तेल के प्राइसेस में लगातार तेजी बनते हुए देखी है। 1 महीने के हाईज पर फिलहाल यहाँ पर प्राइसेस हैं। यूएस और ईरान के बीच में कोई भी समझौता होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो 60 दिनों का जो ट्रूस था वो भी अब यहाँ पर खत्म हो चुका है। यूएस को ये भी नकारा है कि किस तरह से यहाँ पर ईरान और ओमान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैनेज करने की बातचीत करने लगे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से ये एस्केलेशन हमने होता हुआ देखा है, अब तक यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात थी, लेकिन अब रेड सी में भी यहाँ पर कुछ आतंक फैलता हुआ नजर आया है। बाबल मंदेब में भी यहाँ पर वो स्ट्रेट वाटर में भी यहाँ पर जिस तरह का आवागमन था उसमें गिरावट देखने को मिली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जाए तो पिछले वीकेंड पे 31 वेसल्स यहाँ पर पास हुई थी। इस वीकेंड की बात की जाए तो जस्ट 5 यहाँ पर पास हुई हैं। तो क्लियरली एक गिरावट यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। बाजार को लगता है कि 2026 में यहाँ पर एक डेफिसिट के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के लिहाज से काम करते हुए नजर आएंगे। तो और तेजी की उम्मीद इस वजह से भी है। अब बाजार को लगता है कि यहाँ पर 88 जैसा एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है और ऊपर में भाव यहाँ पर $94-95 प्रति बैरल तक भी शायद इसी हफ्ते में जाते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी दबाव देखने को मिला। कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन यानी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन था आज, और आज बाजार में गिरावट नजर आई। लगातार छठा दिन था जहां पर भारतीय बाजार गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आए। अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहां पर निफ्टी बैंक, सेंसेक्स सभी इंडेक्स जो है वो आधे % के दबाव के साथ बंद हुआ है। लेकिन स्मॉल कैप यहां पर केवल जो है वो फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आया है। आज सारे इंडेक्स के मुकाबले स्मॉल कैप ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन आज सेक्टोरल पिक्चर की ओर ध्यान देते हैं। आईटी जहां पर काफी दिन से अच्छी रैली थी वो अपने 200 डीएमए के लेवल के आसपास गया और वहां से वो रैली कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आई और आईटी इंडेक्स आज के सत्र में 2% लुढ़कता हुआ नजर आया। इसके अलावा ना पीएसयू बैंक ने साथ दिया, उसके अलावा रियलिटी भी टूटते हुए नजर आए। इसके अलावा मेटल, एफएमसीजी, फाइनेंशियल, कैपिटल मार्केट, कैपिटल गुड्स और एनर्जी इंडेक्स थे जिन्होंने आज बाजार का साथ नहीं दिया। लेकिन डिफेंस स्पेस देखिए यहाँ पर काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। खबरों के दम पर जो है पूरा इंडेक्स जो है 1% से ज्यादा की तेजी दिखाता हुआ नजर आया। इसके अलावा ऑयल एंड गैस और फार्मा में भी चुनिंदा खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिली। लेकिन आज जो है निफ्टी 50 के लूजर्स कौन से शेयर्स रहे हैं, यानी निफ्टी 50 का साथ किसने नहीं दिया। ऑटो काउंटर्स से टाटा मोटर पीवी यहाँ पर भी गिरावट नजर आई। इसके अलावा एशियन पेंट यहाँ पर भी 2% से ज्यादा की गिरावट। इसके अलावा इन्फोसिस आईटी से और विप्रो भी आईटी से शामिल होता हुआ नजर आया। टोटली जो आईटी काउंटर थे वो आज बाजार का साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन निफ्टी को कंट्रीब्यूट कौन से शेयर्स ने किया, एक्सिस बैंक यहाँ पर 1% के गेंस नजर आए। इसके अलावा हेल्थ केयर स्पेस से मैक्स हेल्थ केयर, एमएनएम, ग्रासिम, ये सारे काउंटर थे जिन्होंने निफ्टी को थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की। और आज जो है बाजार जो है लगातार छठे दिन गिरावट खाता हुआ नजर आया। तो ये था बाजार का पूरा अपडेट।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में होने वाले चुनाव के तौर तरीकों की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव कानूनों को सख्त बनाने के लिए भारत की चुनाव प्रणाली का हवाला दिया है। उन्होंने सेव अमेरिका एक्ट और चुनाव सुधारों से जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के समर्थन में भारत के चुनाव आयोग के ढांचे की सराहना की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के बाद उन्होंने यूएस में वोटर आईडी अनिवार्य करने की वकालत की है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि ज्ञानेश कुमार ने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि यूएस बिना फोटो आईडी के चुनाव कैसे कराता है। ट्रंप ने भारत की मिसाल देते हुए कहा कि यहां पिछले चुनाव में 64 करोड़ 60 लाख वोटरों ने हिस्सा लिया था। इसमें से 1% से भी कम पोस्टल बैलेट थे। भारत में हर वोटर के पास वोटर आईडी कार्ड था। इसका हवाला देते हुए ट्रंप ने अमेरिका में भी सेव अमेरिका एक्ट पारित करने की जरूरत बताई। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।